हाँ जी क्लास, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज वाली क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 डिस्क्राइबिंग फोर्स। ठीक है, फोर्स के बारे में चैप्टर करते हैं भैया। इससे पहले पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज वाली क्लास में पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, देख ये वाला पेज नंबर हो गया था हमारा, पेज नंबर 4 भी हमारा हो चुका था। तो हाँ, आज हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ हमें ये टॉपिक हो गया था। ओके, आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। भैया आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फोर्स जो होता है वो कितने तरह के होते हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं। हम ये समझ चुके हैं अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम पुश कर रहे हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं तो वो फोर्स है। क्या है? फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहे हो तो फोर्स लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? फोर्स। भैया फोर्स को किसमें नापते हैं? फोर्स कैसे यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स कैसे यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स के प्रभाव क्या होते हैं भैया? फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदल सकता है, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बदल सकता है, भैया रेस्ट से मोशन में ला सकता है और शेप भी चेंज कर सकता है उसकी। ठीक है बच्चे, ये सब हमने देखा। तो हमने कल में ये तीन चीजों के बारे में पढ़ा था, आज हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चे, सबसे पहला है कॉन्टेक्ट फोर्स। भैया हिंदी में बोलते हैं इसको संपर्क बल। संपर्क बल, ये नाम में देखो संपर्क करना पड़ रहा है। आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के लिए उस पर संपर्क में आना पड़ेगा। संपर्क मतलब उसको टच करना पड़ेगा भैया आपको। ठीक है, मान लीजिए भैया मेरे को चेयर को अपनी तरफ खींचना है, तो क्या मैं इस चेयर को बिना टच करे अपनी तरफ खींच सकता हूँ? भाई मैं जादू कर रहा हूँ उसको अपनी तरफ खींच रहा हूँ, मेरी तरफ ऐसा नहीं हो पाएगा। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के लिए अगर हमें उसको टच करना पड़े, हमें उसके संपर्क में आना पड़े तो हम बोलते हैं संपर्क बल है। क्या है ये? संपर्क बल। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इंग्लिश में लिखते हैं, देखो नेक्स्ट देखिए, in many situations we find that to apply a force on an object physically contact is necessary between our body and the object। तो ये देखो, हम ये देखते हैं कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना है तो हमें उसकी फिजिकल कांटेक्ट में आना पड़ेगा। भैया उसको टच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टच करना पड़ेगा। This contact can be direct such as using our hand or the body parts, or indirect such as using a stick or rope. Force of this type which act only when there is a physical contact between the object are called contact force। अब भैया हमें किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के लिए या तो उसका छूना पड़े, या तो भाई फिजिकली हमें उसको हाथ से किसी बॉडी पार्ट से छूना पड़े, या तो किसी स्टिक वगैरह के थ्रू उसको, मान लीजिए वो लाइट बंद करनी है तो भाई मैं वहां तक नहीं जा रहा, मैं किसी डंडे के द्वारा उसको बंद कर रहा हूं, तो भाई मैंने उसको किसी स्टिक के द्वारा उस पर टच करा, उसके कांटेक्ट में आया तभी वो बंद हुआ। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे फोर्स जिसमें हमें किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आना पड़े तो उसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। तो यहां से आ जाएगा force of this type which act only, यहां से लिया क्वेश्चन लिखिए, what is contact force? What is contact force? इसका आंसर ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। हिंदी वाले बच्चे देखेंगे संपर्क बल किसे कहते हैं? संपर्क बल किसे कहते हैं? संपर्क बल किसे कहते हैं ये बताना है आपको। ठीक है बच्चे, हिंदी मीडियम वाली बुक दीजिए मुझे एक। हाँ भैया, हिंदी मीडियम वाली बुक में पेज नंबर 66 खोल लेंगे आप बच्चे, और इसमें आपको यहाँ पे संपर्क बल दिखेगा भाई, अलग से हाईलाइट हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है ये रहा, इस प्रकार के बल, यहां से भैया पिछले ऊपर की दो लाइन से आगे करना है। ठीक है, लास्ट की दो लाइनें, लास्ट की दो लाइन करो। चलिए आज चलाइए, कोई क्वेश्चन लिखिए, आंसर नहीं लिखना है, सब क्वेश्चन लिख लीजिए। हाँ बच्चे आगे देखिए। अब आप लोग ये समझ चुके भाई कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर क्या क्या आता है? कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर कौन कौन से फोर्स होते हैं भाई? कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आता है हमारा सबसे पहले मस्कुलर फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स के पार्ट्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स के पार्ट्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स का पहला एग्जांपल है हमारा मस्कुलर फोर्स। भैया मस्कुलर, इसको हिंदी से बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पेशीय बल। तो भैया आपको नाम सुन के क्या लग रहा है? मस्कुलर फोर्स यानी वो सारे फोर्स जो हम अपने मसल्स द्वारा लगाते हैं, अपनी मांसपेशियों द्वारा लगाते हैं। भाई एक जिम में एक पर्सन एक बार को लिफ्ट कर रहा है, तो भाई लिफ्ट करने के लिए उसने अपनी मसल्स का इस्तेमाल करा। मैं किसी चीज को धक्का दे रहा हूं तो अपनी मसल्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, एक बैल किसी बैलगाड़ी को खींच रहा है तो अपनी मसल्स का इस्तेमाल खींच रहा है। तो जिस भी काम में हम अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने शरीर की ताकत का इस्तेमाल करते हैं, वो आता है मस्कुलर फोर्स के अंदर। किसके अंदर? मस्कुलर फोर्स के अंदर। तो देखो भैया an example of contact force भी है, contact force का example है muscular force when we perform any physical activities such as walking, running, lifting, pushing, jumping or stretching, the force is casually by the action of muscles in our body, the force resulting due to the action of muscles is known as the muscular force। अब देखिएगा, जब भी हम कोई काम करते हैं, जैसे चल रहे हैं, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उसमें हम अपनी बॉडी की मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी बॉडी के अंदर की भैया मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह के मसल्स को मस्कुलर फोर्स कहते हैं।
इस तरह के मसल्स, इस तरह के फोर्स को मस्कुलर फोर्स कहते हैं, पेशीय बल कहा जाता है। ठीक है बच्चे, तो सेकंड क्वेश्चन आपका बनेगा व्हाट इज मस्कुलर फोर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड बनेगा व्हाट इज मस्कुलर फोर्स। व्हाट इज मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स किसे कहते हैं? ठीक है भैया, तो जब भी हम अपनी बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, देखो अब आपको ये भी लिखना है मस्कुलर फोर्स जो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जांपल है, एक पॉइंट ये लिखना है, एक दूसरा पॉइंट वो लिखना, फास्ट क्विक। हिंदी में पेशीय बल किसे कहते हैं? पेशीय बल किसे कहते हैं? पेशीय बल किसे कहते हैं? अब भैया आपको मैंने समझा दिया, आप अपने पैराग्राफ से टिक कर लेना। ठीक है, किसे कहते हैं? जल्दी आप चलाएंगे, फास्ट। सिर्फ क्वेश्चन लिखो, आंसर अभी नहीं लिखने हैं। हाँ जी बच्चे, आगे देखिए। अब मस्कुलर फोर्स अकर व्हेन मसल्स कॉन्ट्रास्ट एंड इलोंगेट व्हाइल डूइंग एनी एक्टिविटी। भैया मस्कुलर फोर्स तब क्रिएट होता है जब हमारी मसल्स पहले सिकुड़ती हैं फिर फैलती हैं, सिकुड़ती हैं फिर फैलती हैं, याद रखना। ठीक है बच्चे, आगे। एनिमल्स, बर्ड, फिशेस, इंसेक्ट यूज मस्कुलर फोर्स फॉर मूवमेंट एंड सर्वाइवल। भैया जितने भी जानवर हो वो सभी अपनी मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं सर्वाइवल करने के लिए। भैया देखो, अब चीता जो है भागता है, तो भाई भागता कैसे? मस्कुलर फोर्स से। डॉल्फिन जो है स्विम करते हैं, स्विम कैसे करते हैं? मस्कुलर फोर्स से। सांप जो भैया रेंगता है, रेंगता कैसे? मस्कुलर फोर्स से। तो भैया जो भी जानवर मूवमेंट करते हैं, भाई याद रखना, मूवमेंट ऑफ एनिमल, मूवमेंट ऑफ एनिमल इज ड्यू टू मस्कुलर फोर्स। भैया कोई भी जानवर मूवमेंट कर रहा है वो मस्कुलर फोर्स के द्वारा ही कर रहा है। किसके द्वारा कर रहा है भैया? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स नहीं लगा पाएगा तो कोई मूवमेंट नहीं कर पाएगा, बिना मस्कुलर फोर्स के कोई मूवमेंट नहीं होगी, याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। जानवरों की गति पेशीय बल द्वारा ही होती है। जानवरों की गति, पॉइंट्स में लिख लो, जानवरों की गति पेशीय बल द्वारा होती है, पेशीय बल द्वारा होती है। देखिए भैया, हम इंसान भी चलते हैं तो हम इंसान भी भैया चलने के लिए कौन सा फोर्स लगाते हैं? पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स। ठीक है बच्चे, हाँ बच्चे, तो आपको कॉन्टैक्ट फोर्स समझ आ गया, मस्कुलर फोर्स समझ आ गया। आगे अब भाई यहां से क्वेश्चन बनता है, याद रखना। ह्यूमन यूज द मस्कुलर फोर्स ऑफ सम एनिमल टू कैरी आउट मेनी टास्क। फॉर एग्जांपल देखो बच्चे, इंसान जो है जानवरों की मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल बहुत सारे रिसोर्स की वजह से करता है। देखो प्लगिंग करने के लिए, यानी खेत में हल चलाने के लिए भी हम एनिमल्स के मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैरी लोड, भैया सामान उठाने के लिए भी हम कैरी लोड एंड रन कार्ट्स, भैया सामान उठाने के लिए और गाड़ियों को चलाने के लिए हम जानवरों की मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक बैल गाड़ी को खींच रहा है तो उसमें कौन सा बल लग रहा है? मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल। इस बात का ध्यान रखना, ये सारे एग्जांपल है। आगे क्वेश्चन कैसे आएगा आपसे बोलेगा, अ बुल, अ कप एंड ऑक्स पुल अ बुलॉक कार्ट व्हिच फोर्सेस एक्ट ऑन इट। भैया एक जो गाय, एक जो बैल है वो भैया बैलगाड़ी को खींच रहा है तो उसमें कौन सा बल लग रहा है? तो पेशीय बल। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब even we hear muscular force play an important role in many functions inside our body. This force help us to chew food and push it through the alimentary canal during the process of digestion. The expansion and contraction of our heart muscles allow the blood circulation to our body. A person, अब देखो भाई मस्कुलर फोर्स हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। भाई मस्कुलर फोर्स के द्वारा ही हम खाने को चबा पाते हैं, मस्कुलर फोर्स द्वारा ही हमारा दिल धड़कता है और हमारी पूरी बॉडी में क्या है भाई, ब्लड फ्लो होता है। तो मस्कुलर फोर्स हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, मस्कुलर फोर्स हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अब पढ़ रहे हैं दूसरे तरह के फोर्स को, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं गाइस? अब ये सब छोड़ो, आपने किसी ने साइकिल चलाई है, हाथ को पकड़ो, साइकिल चलाई है, तो जब साइकिल चलाते हो तो पैडल मारते हो, पैडल मारना बंद कर दो तो क्या होता है? मान लीजिए आपने बहुत तेज पैडल मारते हैं, साइकिल बहुत तेज स्पीड में चली गई, अब क्या होगा? पैडल मारना बंद कर दो तो वो रुक जाएगी। लेकिन हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड तब कम होती है जब उसमें कोई फोर्स लग रहा होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड तब कम होती है जब उसमें फोर्स लग रहा होता है। तो कौन सा फोर्स लग रहा है उस पे? देखो चलो छोड़ो, ये भी छोड़ दो भाई। यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, याद रखना कोई भी चीज रुकी हुई से गति में और गति हुई से रुकने में तब आएगी जब उसपे कोई बल लगेगा, या उसकी भाई गति कम हो रही है, गति जब कम ज्यादा हो रही है तो तब वो होगा, तब उसपे बल लगेगा। तो भाई बॉल को मैंने एक बार धक्का दे दिया तो भाई लुढ़कती रही, लुढ़कती रही, लुढ़कती रही, लुढ़कती रही, लुढ़कती रही, एक समय ऐसा आया वो रुक गई। ये कैसे रुक गई?
भैया ये तो गति में थी, ये तो किसमें थी भैया, गति में थी, रुक कैसे गई? तो भैया अगर देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गति से रुक जाती है तो उस पर कोई फोर्स लग रहा होता है, तो कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे? तो भैया इस चीज को समझो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ना एक सतह है, फर्श है और बॉल है, इन दोनों का जो बाहरी सतह है ना ये आपस में एक दूसरे पर रगड़ रहे हैं। इधर देखो भाई, बॉल सतह पे रगड़ रही है भैया। अब रगड़ने के कारण क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। क्या बोलते हैं? घर्षण बल। भाई क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप छोड़ दो तो यार क्या होता है, वो किसी भी सतह पर रगड़ रही होती है, रगड़ने के कारण क्या होता है भैया, वो धीरे धीरे करके रुक जाती है, उसकी गति कम हो जाती है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और इसी घर्षण की वजह से आप जब चलते हो तो चलते चलते आपके जूते भी नीचे घिस जाते हैं, ठीक है, टायर घिस जाते हैं गाड़ियों के, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, इस कारण से तो ऊपर में समझ आ गया, समझते क्या है देखिए। A ball rolling on a flat ground stop its own after some time. It was if we pedal our bicycle on a flat road, it slow down and come to stop. भैया जब आप एक बॉल को रुकाओगे तो वो आगे जाके रुक जाएगी, जब साइकिल पेडल मारोगे तो कुछ समय बाद रुक जाएगा, तो पेडल मारना बंद कर दोगे तो। If the road is rough, it stops sooner than a smooth road. अगर रोड रफ होगी, मतलब रोड ज्यादा ऊबड़ खाबड़ होगी तो जल्दी रुक जाएगी। मान लो दो केस आपके पास, यहाँ पर एक बॉल है, यहाँ पे भी एक बॉल है। भाई ये बिल्कुल स्मूथ है, ये जगह बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन भाई यहाँ पे थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है। अब भाई ये स्मूथ सरफेस पे घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, यहाँ जाके रुकेगी क्योंकि स्मूथ सरफेस थी, लेकिन ये ऊबड़ खाबड़ जगह होगी तो भैया ये घूमेगी घूमेगी और यहीं पे जाके रुक जाएगी। ऐसा भाई देखो, जहाँ पे रफ सरफेस होती है वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है। भाई अब देखो, भाई समतल जगह, भाई दो चीजें आपस में रगड़ रही है, तो जब प्लेन जगह होगी तो कम रगड़ेगी वो, लेकिन अगर जब वहां खुरदुरी जगह होगी तो बहुत ज्यादा रगड़ेगी वो, है ना। आप किसी प्लेन जगह पे अपना हाथ ऐसे करोगे तो आपके हाथ पे ज्यादा गर्म नहीं लगेगा, लेकिन किसी रफ जगह पे, किसी दानेदार जगह, दीवार वाली जगह हाथ ऐसे रफ करोगे तो आपके हाथ में बहुत गर्मी उत्पन्न होगी। ऐसा होता है ना। तो याद रखना, रफ जगहों पे ये स्मूथ ही, भाई स्मूथ जगहों पे फ्रिक्शन कम होता है, लेकिन जो रफ जगह होती है वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है, वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है। इस बात का ध्यान रखना। आपको ये बोला गया, देखो you must have come across many such experience. What caused the change in the speed of an object in such situation? We have learned that earlier that a force is essential to change the speed of an object. भैया हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम या ज्यादा तब होती है बेटा पढ़ाई में, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम या ज्यादा तब होती है जब उसको कोई फोर्स लग रहा होता है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? देखो बच्चे, however in all these situations no force appear to be acting on the object. भाई यहाँ पर लेकिन हमें कोई फोर्स दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कोई फोर्स हमें दिख नहीं रहा। क्या कोई दिख रहा है फोर्स? नहीं, भैया कोई फोर्स नहीं दिख रहा है। Yet their speed gradually decrease and they come to stop after some time. It is possible that some force is indeed acting on them. Which force is that? तो भैया यहाँ पर कोई फोर्स दिख नहीं रहा लेकिन इनकी स्पीड कम हो रही है कि आगे जाके रुक रही है, इसका मतलब यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है। अब कौन सा फोर्स लग रहा है इसके बारे में देखते हैं। देखो अब आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला गया है, तो भाई यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। फ्रिक्शनल फोर्स, कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम घर्षण बल बोलते हैं, घर्षण बल। हाँ आगे देखिए, take an object with a flat base such as empty lunch box, geometrical box, a notebook and place it on a table or floor. अब आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आपको टेबल पे कोई भी फ्लैट सरफेस रखनी है, आप अपनी बुक रख सकते हो, लंच बॉक्स रख सकते हो, ज्योमेट्री बॉक्स कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अब gently push it and observe does it stop after traveling some distance, is there a force acting on it which bring it to rest. अब आप उसको थोड़ा सा पुश करो, आप देखोगे वो थोड़ी दूरी पे जाने के बाद रुक जाएगी, थोड़ी दूरी के बाद वो रुक जाएगी। अब now repeat by pushing the object in opposite direction, does it stop again after traveling the same distance? अब ये देखो, मेरे पास एक टेबल था, यहाँ पे मैंने लंच बॉक्स रखा, पहले मैंने लंच बॉक्स को भैया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पहले मैंने वेस्ट से धक्का लेके उसको ईस्ट तक पहुंचा दिया। अब बोला गया है उसको ईस्ट से धक्का दो, भाई ईस्ट से धक्का लेके उसको वेस्ट पहुंचा दिया। कहने का मतलब मैंने दूसरी डायरेक्शन में भी ट्राई करके देखा, दूसरी डायरेक्शन में भी यही हुआ, थोड़ी दूर गई रुक गई, थोड़ी दूर गई और रुक गई। आगे यहाँ पे आपको देख रखा है एक्सपेरिमेंट। On pushing the object after sliding a certain distance, this must be due to a force acting between surface of the sliding object and the table or floor which are in contact. This force must be and the object in the direction of opposite of its direction of motion. This force is bring the object to rest. The force that play into when an object moves or tries to move over another surface is called force of friction or simply friction. अब देखो क्या होगा,
भाई यहाँ पर जब हम इस लंच बॉक्स को भैया फ्लिप करेंगे ना, तो लंच बॉक्स और ये फर्श आपस में एक दूसरे के साथ भैया रगड़ रहे थे। मैं सिंपल शब्द में बोलूं तो आपस में एक दूसरे पे रगड़ रहे थे भैया। तो रगड़ने से क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, जिसकी वजह से लंच बॉक्स आगे जाके रुक गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या फिर सिंपल शब्द में फ्रिक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी, यहाँ तक जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? भैया अगर मैं सरल शब्दों में पूछूं तो आप क्या बताओगे? भाई सरल शब्दों में पूछूं तो आप बताओगे भैया, अगर दो सतह आपस में एक दूसरे के ऊपर रगड़ रही होती है, अगर दो चीजें आपस में एक दूसरे के ऊपर रगड़ रही होती हैं, तो उनकी गति जो है धीरे धीरे कम हो जाती है और एक समय बाद वो रुक जाती है, एक समय बाद वो रुक जाती है। ये होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण के बल की वजह से। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे घर्षण बल किसे कहते हैं, और बुक पे टिक करो, यहाँ पे लिखा हुआ ऐसे डार्क को रखा होगा, घर्षण बल किसे कहते हैं। भैया पेज नंबर देखो, ये वाला इस डायग्राम के साथ। चलिए हाँ जी बच्चे आगे देखते हैं आप। आगे अब फ्रिक्शन के बारे में समझना भाई, फ्रिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखना। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और ट्राइंग टू मूव। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स सिंस इट अराइज ड्यू टू टू सरफेस इन कांटेक्ट। अब भैया ये देखो इधर, भैया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में समझा। भैया फ्रिक्शन क्या होता है भैया, भाई वैन टू सर, भाई जब दो सरफेस मूव करते हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। भैया ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कौन सी डायरेक्शन में होता है? अपोजिट डायरेक्शन में। और भैया फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स एक तरह का कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट आपस में दूसरे कांटेक्ट में आती हैं, दो ऑब्जेक्ट आपस में दूसरे कांटेक्ट में, इसलिए कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। आगे friction arise due to the irregularity in the two surface it contact. Even surface which appears smooth have large number of minute irregularities when placed in contact. The irregularities of two surface lock each other and oppose any effort to move on the surface over it. अब देखो क्या बोला, आपको बोला गया फ्रिक्शन तब होता है जब दो सतह के बीच में इरेगुलरिटीज होती हैं। इरेगुलरिटीज का मतलब उनके बीच में कुछ खुरदरा-खुरदरी चीजें होती हैं जो उनको रोकती हैं। अगर आपको चीज देखने में स्मूथ लग रही है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो तब भी वो बहुत स्मूथ नहीं होती है। भाई जैसे मैं बोलूं ये दीवार देखने में स्मूथ लग रही है, लेकिन अगर मैं बिल्कुल इसको बारीकी से देखूं तो ये वो स्मूथ नहीं है, वो रफ है। क्या है? मतलब माइक्रो उसके जो पार्टिकल्स है वो थोड़े थोड़े रफ है, इसकी वजह से होता है। अब एक चीज और समझ आ रहा है, फ्रिक्शन क्या होता है? भैया जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर रगड़ती हैं तो आपस में एक दूसरे विपरीत दिशा में बल लगाती हैं, जिससे वो रुक जाती है, जिसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब स्मूथ सरफेस से फ्रिक्शन कम होगा और रफ सरफेस से फ्रिक्शन ज्यादा होगा। यही बोला गया, पूरा टॉपिक में कुछ नहीं बोला गया। आगे हाँ, अब try activity 5.3 again, but this time place the same object on different surface such as glass, cloth, wood, ceramic tile and sand. अब इसी को आपको दोबारा ट्राई करना है, लेकिन इस टाइम भैया जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले ग्लास पर रखो। किस पर रखो? भैया लंच बॉक्स को ग्लास पे, कांच पे रख के भैया रखा दो। ठीक है, फिर कपड़े में रख के रखा दो, फिर लकड़ी पे रख के रखा दो, फिर सिनेमैटिक टाइल जो उस पर रख के रखा दो, फिर रेत के ऊपर रखा दो। ठीक है, मतलब अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं आपको। Does the object stop after traveling the same distance as activity 5.3? अब मान लीजिए अब आपको देखना है, अब आपको नापना है स्केल से कि भाई हर बार जब हमने कांच पे रखा तब भी उसने, भाई आपको क्या करना है, सेम फोर्स क्या उसको धक्का देना है। भाई लंच बॉक्स रखा इधर, भाई ये सरफेस है, लंच बॉक्स रखा, लंच बॉक्स को सेम फोर्स का धक्का देना है आपको। भाई कभी इसके नीचे भैया आप लकड़ी रख दो, कभी इसके नीचे रेत रख दो, कभी इसके नीचे कपड़ा रख दो, और देखो क्या सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो भैया नहीं, वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेंगे। जो सरफेस स्मूथ होगी उस पर ज्यादा ट्रेवल करेगी और जो रफ होगी उस पर कम ट्रेवल करेगी। ठीक है, अब does the object stop at the same distance all over? For different surfaces the object stop after moving different distances, so we can say that force of friction depend upon the nature of the surface in contact. Friction is greater on rough surface. तो आपको बोला गया ऐसा नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि भाई कौन सी सरफेस पे वो ट्रेवल कर रही है। तो जो रफ सरफेस होगी उसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा, रफ सरफेस होगी उसका फ्रिक्शन, मतलब खुरदरी जगहों पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा। भाई रफ सरफेस से फ्रिक्शन ज्यादा होगा और स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होगा। ठीक है बच्चे, ठीक है आगे। अब यहाँ पे एक और चीज के बारे में बता रखा है, does the force of friction act if the objects are moving on solid surface? What about the object through liquid gases, air, water and other liquid exert forces of friction on the object moving through them? Hence the objects such as aeroplane, ships, boats and high speed trains are designed
with specific shapes to reduce the force of friction due to the air and water around us। तो आपको यहाँ पे एक टॉपिक और बोल रखा है कि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के ऊपर ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगता भैया, पानी में चलने वाली चीजों पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, हवा में चलने वाली चीजों पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। जो एरोप्लेन है भाई, हवा में चलता है तो हवा के पार्टिकल्स उसको रोकते हैं, तो एरोप्लेन का डिजाइन इस तरह बनाया जाता है कि वो हवा को चीरते हुए निकल सके। भाई नाव का डिजाइन सिर्फ इस तरह बनाया जाता है कि वो पानी को चीरता हुआ निकल सके, ठीक है, ताकि वो पानी के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम से कम कर सके। तो याद रखना भैया, सॉलिड के लिए तो एयर और वाटर के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं भैया, स्पेसिफिक शेप्स का इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफिक शेप्स भैया निर्धारित आकृति का इस्तेमाल करते हैं। आप देखोगे जो एरोप्लेन होते हैं वो एक, आप कह सकते हो जो एरोप्लेन होते हैं वो चिड़ियाओं की बॉडी, चिड़ियाओं के शेप के होते हैं और उसके पंख होते हैं प्रॉपर, ताकि वो हवा को चीरते हुए निकल सके, ठीक है। तो मतलब हवा को और पानी के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम एक अलग तरह की आकार आकृति का इस्तेमाल करते हैं चीजों को, ठीक है। आगे हाँ, अब पढ़ रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट, अब पढ़ रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो भैया पहले इसको देखो, पहले यहाँ पे देखते हैं। हाँ जी, तो हमने सबसे पहले पढ़ा फोर्स के बारे में। हम पढ़ रहे टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स कितने तरह के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये आवाज आनी चाहिए सभी की। अब कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आपने दो चीजों के बारे में पढ़ा, मस्कुलर फोर्स और ठीक है, आपको दोनों समझ आ गया मस्कुलर फोर्स किसे कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स किसे कहते हैं, समझ आ गया, समझ आ गया। अब भाई ये दोनों वो फोर्स है, इसमें कांटेक्ट में आना पड़ता है। किसमें आना पड़ता है भैया, अलग चीजों को छूना पड़ता है तभी इसमें बल लगेगा। अब हम पढ़ रहे हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब हम पढ़ रहे हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। देखिए अब नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, ये वो फोर्स है जो बिना छुए चीजों को लगा सकते हैं। क्या भैया बिना छुए चीजों को हिला सकते हो आप, कैसे, मैग्नेट के द्वारा। किसके द्वारा भाई, आपने देखा होगा यहाँ पे दो मैग्नेट रखी हुई है, तो अगर एक दूसरे दूर भी होंगे तब भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे बिना छुए, बिना छुए। भाई अब यहाँ पर नीचे ना बहुत सारे लोहे के टुकड़े रखे हुए हैं, ऊपर मैं मैग्नेट लगा देता हूँ, तो भैया बिना छुए इसको अपनी तरफ खींच लेगा, बिना छुए। होता है ऐसा नहीं होता, होता है भैया। आगे देखो, अब there are forces whose effects can be experimented even with an object are not in contact. These forces are called non-contact force. अब ये जो ऑब्जेक्ट जो फोर्स बिना ऑब्जेक्ट को छुए लगाया जाता है उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो भैया अगला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो भाई नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं ये बताना है आपको, चले लिखिए फास्ट। इसका आंसर आपको यहाँ से आना मिल जाएगा, हिंदी वाले बच्चों को मिल गया होगा। असंपर्क बल किसे कहते हैं, असंपर्क बल किसे कहते हैं बच्चे, यहां तक असंपर्क बल किसे कहते हैं। जल्दी अच्छा आइए, लिखिए फास्ट। हाँ भैया, तो अब लेट अस लर्न अबाउट नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो भैया वो कौन सी फोर्स है, वो कौन सी बला है जो बिना छुए चल जाती है, कैसे, कौन सा जादू है। तो पहला है मैग्नेटिक फोर्स। भैया बचपन से चुंबक क्या खेलते आ रहे हो, तो वही है। Do you remember learning about magnet in the chapter Exploring Magnet in Curiosity Grade 6? We learned that a magnet attracts objects made of magnetic material when magnets are brought close to each other. Like poles, north, south, repel each other, while unlike poles, north, south, attract each other. In an earlier classes of the book, we also learned about electromagnets, which behave like magnets. Attraction and repulsion between the object are close to form push and pull. That is force. Can you recall that a magnet could exert force on another magnet or a magnetic material without being in contact with it? तो अब भाई देखो, हमने देखा, हम इसके बारे में कहाँ लिखते हैं, हम इसके बारे में लिखते हैं नीचे। तो भाई ये देखिए, अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स। भाई मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स में लाइक पोल्स, यानी एक जैसे पोल्स एक दूसरे को रेपेल करते हैं, रेपेल मतलब एक दूसरे को दूर धक्का देते हैं, और अनलाइक पोल्स, अलग अलग पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं भैया, अट्रैक्ट। इसके साथ हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में देखा था, भैया आपको लिखना है। इसके साथ साथ हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में देखा था। इलेक्ट्रोमैग्नेट, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में क्या देखा था भैया, अगर हम किसी भी आयरन वाले सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है और मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है।
मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करती है। तो ये है हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स का पहला एग्जांपल, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये बच्चे ठीक है। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए असंपर्क बल के अंदर था चुंबकीय बल। इस समान को एक दूसरे को धकेलते हैं और असमान को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लिखिए ये हिंदी वाले बच्चों को देख लो भैया, असंपर्क बल, असंपर्क बल के अंदर ये पहला आता है, असंपर्क बल के अंदर आता है चुंबकीय बल। ये चुंबकीय बल में क्या होता है, समान पोल्स पे क्या बोलते हैं भैया, समान धन एक दूसरे को अभिकर्षण करते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं। समान पोल अपकर्षण करते हैं और असमान पोल अभिकर्षण करते हैं। ठीक है भैया। इसके बाद हमने इसमें देखा विद्युत चुंबक के बारे में। विद्युत चुंबक भाई, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक क्या होता है, यह है एक प्रकार की स्थायी चुंबक होती है, एक प्रकार की स्थायी चुंबक होती है जो कि विद्युत धारा द्वारा विद्यमान होती है, भाई ये दोनों असंपर्क बल के उदाहरण हैं। फास्ट जल्दी हाथ चलाइए। चुंबकीय बल, जल्दी हाथ चलाएंगे बच्चों। हाँ भैया, यहाँ पे आपको एक और एक्टिविटी 5.5 दे रखी है। देखिए बच्चे, एक्टिविटी 5.5 में क्या बोल रखा है, एक्टिविटी 5.5 में बोल रखा है कि two rings magnet have a wooden stick. While holding the stick in the vertical position and wooden table, insert one ring of magnet into one stick. Now insert the second ring above such that the like poles of the magnet face each other. Does the second magnet stay floated above the first magnet? Try pushing the second magnet down gently. Do you feel a force on it? देखो चेक क्या करना है। अब एक आपको लकड़ी लेनी है, इसमें पहले एक मैग्नेट डालनी है। आप टच में ट्राई कराओगे आपको। अब इस पे एक और मैग्नेट इस तरह डाल दो कि ये दूसरी वाली अगर छोड़ दो तो देखोगे ये बिल्कुल हवा में उड़ती रहेगी। अगर आप उसको दबाने की कोशिश करोगे तब भी नीचे नहीं जाएगी, फोर्स को ऊपर की तरफ धकेलेगा। ठीक है, ठीक है। आगे, नाउ रिवर्स द पोल ऑफ बोथ द मैग्नेट, thus the second magnet still remain floating. We find that magnet can exert force on another magnet without being contact. तो हमने देखा भाई बिना एक दूसरे को टच करे, बिना एक दूसरे को टच करे एक दूसरे फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे। बेटा नहीं, उल्टे फोर्स करोगे तो, ठीक है, उल्टे उस पे करोगे तो एक दूसरे फोर्स लगाएंगे बिना चिपके। ठीक है बच्चे। हाँ आगे देखते हैं आप। The force exerted by magnet on another magnet or a magnetic material is called magnetic force. तो एक मैग्नेट द्वारा दूसरे मैग्नेट पे लगाया गया बल, एक मैग्नेट द्वारा दूसरे मैग्नेट पे लगाया गया बल हमारा मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। तो अगर लोग सुनोगा व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स, व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स। वे चुंबकीय बल किसे कहते हैं, हिंदी में चुंबकीय बल किसे कहा जाता है, चुंबकीय बल किसे कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, since a magnet can exert force from distance without being in contact, it is called a non-contact force. और ये मैग्नेटिक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। आपको यहां से लेकर यहां तक पूरी डेफिनेशन लिखनी है फास्ट क्विक पूरा। हाँ जल्दी भैया, वहां पे चुंबकीय बल लिखा होगा रेड कलर में, वो वाला पूरा पैराग्राफ लिखना है आपको, हिंदी मीडियम वाले बच्चे फास्ट जल्दी। हाँ जी आगे देखिए आप, करो जल्दी। अब हम अगला पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। हाँ बच्चों आप देखिए, अब अगला पढ़ने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बच्चे इसको समझने के बाद समझो। आपने बचपन में ये ट्राई करा है भाई, प्लास्टिक के स्केल को भैया बालू पर रख करा है और आपने कागज के ऊपर करा, तो आप देखो कागज उसके ऊपर चिपकने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपस में चार्ज हो जाते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसकी वजह से होता है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। भाई बचपन में तो हम उसको जादू समझते थे, लेकिन ये जादू नहीं होता, ये होता है भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों पार्टिकल्स, भाई स्केल के पार्टिकल्स और कागज के पार्टिकल्स अपोजिट चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। भाई समझते हैं इसके बारे में। देखो अब
टेक, अब आपको एक्टिविटी बोलेंगे टेक अ प्लास्टिक स्केल और अ प्लास्टिक स्ट्रॉ, अ पाइप, पॉलीथीन एंड स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। तो भैया प्लास्टिक स्केल ले लो और थोड़े पेपर के टुकड़े ले लो, ठीक है। अब रब प्लास्टिक स्केल स्ट्रॉ वाइगरसली विद पॉलीथीन, डू नॉट टच द रबर पार्ट विद योर हैंड्स और एनी अदर मेटल पार्ट। अब आपको क्या करना भैया, अब स्केल को भैया किसी भी पॉलीथीन पे रब कर दो, किसी पन्नी पे रब कर दो, प्लास्टिक स्केल को किसी भी रबर पन्नी पे रब कर दो। नाउ ब्रिंग इट क्लोजर टू द स्मॉल पीस ऑफ पेपर ऑन अ टेबल, टेकिंग केयर नॉट टू टच द पेपर पीस। डू यू नोटिस समथिंग सरप्राइजिंग? अब आपको क्या करना है, स्केल लेना है, स्केल को पन्नी पे पॉलीथीन पे रब करना है, उसके बाद आपको पेपर के ऊपर करना है, तो आप देखोगे पेपर उसमें अपने आप अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब the paper piece get pulled toward the plastic scale straw and stick it to bang brick board closer to paper piece. Why it does happen? अब आपने देखा कि जो पेपर है उसके ऊपर अपना चिपक रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? बेटे सामने देखो, पहले सामने हमने देखा वो जो स्केल है, सारे कागज के टुकड़े स्केल पे चिपक रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये देखो, what two object when two object of certain material are not together, electrical charge build up their surface. These charges are called static charge. भैया जब हम दो एक जैसे सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं, जब तो एक जैसे सब्सटेंसेस को आपस में रब करते हैं तो भैया वो एक दूसरे में चार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया? चार्ज। हाँ बच्चे, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया जब दो एक तरह के मटेरियल आपस में किसी में रब होते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर स्टैटिक चार्ज क्रिएट कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर चार्ज बनाते हैं, इसको स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। एंड as they do not move by themselves, the object they acquire static charge is said to be charged object. A charged object attract that is exert a force on uncharged object made of certain material. अब देखो भैया, आपको बोलेंगे चार्ज ऑब्जेक्ट खुद से हिल नहीं सकती, तो किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती है, किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती है। Such as small piece of paper, this force come in play even when the object are not in contact. अब भैया वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट तो ऐसे पेपर के टुकड़े होगा उनको अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देती है, ठीक है बच्चे। तो ये ऐसे स्टैटिक फोर्स काम करती है, तो आपको ये लिखना है हाउ स्टैटिक फोर्स वर्क। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। एक क्वेश्चन आएगा हाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क, हाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क। हाँ, स्थिर वैद्युत बल किस प्रकार काम करता है? स्थिर वैद्युत बल किस प्रकार काम करता है? चलिए लिखिए फास्ट, क्विक। चलिए लिखिए, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। हाँ जी क्लास, आगे देखते हैं। अब आपको बोलेंगे टेक टू बलून, देखो एक्टिविटी, टेक टू बलून एंड a length of thread and a woolen cloth. अब आपको बोलेंगे inflate two balloon and hang them such a way that they do not touch each other in show figure 5.9. Rub both balloon with the woolen cloth and release them. Be careful not to touch the rubber band with your finger. What do you observe? अब आपको क्या करना है बच्चे, देखिए दो बलून लेने हैं, तरीके टांग देने हैं। अब उसको वुलन यानी ऊन के कपड़े से रब कर देना है, बट उनका स्वेटर होगा उससे रब कर देना उसको, बलून्स को, ठीक है। अब we observe that the balloons move away from each other as they are repeat object. Now bring the woolen cloth used for rubbing the balloon close to one of the rubbed balloon. What happen? अब आपको क्या बोलेगा, जब हम दोनों को रब करेंगे तो दोनों चार्ज हो जाएंगे, दोनों को रब करेंगे दोनों चार्ज लेंगे, दोनों चार्ज हो जाएंगे तो एक दूसरे से दूर होंगे। लेकिन अब जब एक को रब करो एक को रब मत करो, तो एक चार्ज है एक अनचार्ज है, तो एक चार्ज वाला ऑब्जेक्ट अनचार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो दोनों चिपक जाएंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, दे मूव टुवर्ड ईच अदर इफ वन आर if they are attract each other, what do you infer so that observation? तो ऐसे इसलिए होगा कि एक चार्ज था एक अनचार्ज था, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट, बस ये वाला टॉपिक खत्म होता है, फिर आपका टॉपिक आज का फिनिश हो जाएगा। We found that two similar charge balloon repel each other whenever charged balloon and the balloon was attract each other. Does it indicate that the charge, अब आपको यहाँ पे क्या बोला है देखो मैं बताता हूँ। दो बलून चार्ज थे, जब दो चार्ज चीजें होती है तो एक दूसरे से दूर भागती हैं, दोनों चार्ज होंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, लेकिन एक चार्ज होगा एक अनचार्ज होगा तो आपस में एक दूसरे का अट्रैक्ट होंगे, ठीक है बच्चे। आगे, since the balloon were charged in the same way, रखा है similar charge, देखो as these similar charge of balloon repel each other, we cannot infer that similar charge repel each other, both the rubbing object and rubbed get charged by the acquired opposite kind of charges. Their attraction show the opposite kind of unlike charge attract each other. The two kind of static charge are said to be positive and negative. तो एक थोड़ा पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, भाई नॉर्मल चीज है इसमें होनी है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेफिनेशन आपको यहां पे मिल जाएगी। The force exerted by charged body on another charged body or an uncharged body is called electrostatic force or non-contact force, ठीक है। तो भैया जब एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी पे या एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पे फोर्स लगाती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? तो अगर आपको बनेगा व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, व्हाट इज
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्थिर बल किसे कहते हैं? स्थिर बल किसे कहते हैं? ठीक है बच्चे, आज वाला टॉपिक हमने यहीं फिनिश करा। कल हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन फोर्स के साथ। ठीक है बच्चे, बेटा वो स्थिर बल कैसे काम करता है ये लिखवाया था हमने फास्ट। कल आपका चैप्टर फिनिश होएगा बच्चों, ठीक है? तो क्लास आज का पार्ट यहीं पे फिनिश करते हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय।